नहीं नहीं मेरे मोबाइल मोशन मोबाइल में अच्छा पड़ा है। मैसेज कर दे क्लास मशहूर ये बाल पढ़ लेते हैं, ये वो मार कर लेते हैं। ब्लू ब्लैक ये अभी नए लेके आए, मेरी नजर खराब है या वैसे ही ठीक है? नहीं वो
अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक है हमारा करंट अफेयर्स का इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। ये हमारी जो कंपटीशन ग्रेट पावर कंपटीशन का लेक्चर था, उसकी सीरीज का सेकंड लास्ट लेक्चर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर करंट अफेयर्स। आज हम करने जा रहे हैं इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी की इम्प्लीकेशंस क्या है साउथ एशिया के लिए। ठीक हो गया जी। एक चीज टॉपिक के हिसाब से रखिएगा समझ में कि साउथ एशिया भी एक जियोग्राफिकल रीजन है, इंडो पैसिफिक भी एक, बल्कि दो रीजन्स का कन्फ्लुगेशन है, यानी कि एक इंडियन ओशन और एक पैसिफिक ओशन की कंबाइंड कन्फ्लुगेशन की स्ट्रेटजी है। इस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की इंप्लीकेशंस आज हम देखने जा रहे हैं फॉर साउथ एशिया। साउथ एशिया यानी कि आपके जो 8 कंट्रीज हैं, इंक्लूडिंग 2 न्यूक्लियर पावर स्टेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान, इसके लिए इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी की क्या इंप्लीकेशंस हैं। इंडो पैसिफिक रीजन की इंपॉर्टेंस समझते हैं पहले डेटा के थ्रू, फिर गप लगाने की कोशिश करते हैं, इस टॉपिक को समझने की कोशिश करते हैं। जितने बच्चे आने थे वो आ गए हैं जी। ठीक है, ग्रुप में कोई मैसेज कर दे, कोई टैग कर दे शाहरुख को, उससे कहें कि शाहरुख एंड राबिया। ठीक है, और करंट अफेयर्स की क्लास में आप में से कोई है जो करंट अफेयर के ग्रुप में है? आप हो करंट अफेयर्स के ग्रुप में? उधर मैसेज कर दें अरीशा को, इफ शी इज अवेलेबल। अरीशा है पड़ी, ठीक है, क्लास में। ओके, इंडो पैसिफिक रीजन की इंपॉर्टेंस समझते हैं जी। आज इस रीजन में 38 कंट्रीज हैं। सबसे पहले इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर 38 नंबर ऑफ कंट्रीज एग्जिस्ट करती है। ये पूरी दुनिया के आउट ऑफ 100% सरफेस एरिया का 44% सरफेस एरिया है, और पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 65% पॉपुलेशन है, सीइंग टू मोस्ट पॉपुलर स्टेट्स इंडिया एंड चाइना, पाकिस्तान, ठीक है, बांग्लादेश। तो ये दुनिया की पॉपुलेशन का 65% पॉपुलेशन है। ग्लोबल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सॉरी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट दुनिया की जीडीपी का 62% है। दुनिया की 100 अगर जीडीपी है तो उसका 62% इस इंडो पैसिफिक रीजन में है। 46% मर्केंडाइज जो ट्रेड है, मर्केंडाइज ट्रेड 46% इस रीजन में होती है या इस रीजन के थ्रू होती है। जो आपकी मैरीन को यूज करके जो ट्रेड हुआ करती है, दुनिया के 55% कंटेनर इस रीजन से गुजरते हैं या इस रीजन से उनका ताल्लुक है। ओवरऑल ट्रेड का 3.5 ट्रिलियन डॉलर की ट्रेड होती है यहां एनुअल पर एनम, 3.5 ट्रिलियन डॉलर। इस रीजन की जो नेचुरल रिसोर्सेज की प्रेडिक्शन है कि यहां पर 11 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल हैं, 11 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल। दिस इज अ ह्यूज चंक ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। पूरी दुनिया की 1/3 मैरीटाइम रिसोर्सेज मौजूद हैं, फिशरीज, इसके स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर। पूरी दुनिया की 1/3 मैरीटाइम रिसोर्सेज इसमें मौजूद हैं। 3.5 ट्रिलियन डॉलर्स। एंड
इंडो पैसिफिक की फूड सिक्योरिटी, इन 38 कंट्रीज की फूड सिक्योरिटी 1/3% इस पे डिपेंड करती है, इस रीजन पे, इस रीजन के रिसोर्सेज पे। ठीक हो गया जी। ये सारी चीजें इस रीजन की अहमियत को शो करती है। आपसे हमने पहले दिन एक क्लास ली थी, ग्रेट पावर कंपटीशन, एक कंसेप्ट समझने की कोशिश की थी। अब आपको यहां से शो करते हैं कि इस कंपटीशन की वजह क्या है। दी जियो स्ट्रेटेजिक and geo-economic importance of the region. Geostrategic and geo-economic importance of the region. We cannot ignore this important region जहां पर आपकी 44% सरफेस एरिया है, 38 कंट्रीज हैं, 65% पॉपुलेशन है, 62% जीडीपी है, और इसके साथ साथ आपकी $3.5 ट्रिलियन की पर एनम ट्रेड होती है। ये तो इंपॉर्टेंस होगी। अब क्या ये रीजन दुनिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट डे 1 से था, और ये अब रीजन है क्या चीज, इतनी बड़ी बला बन गई है। इस रीजन को डिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स अंडरस्टैंड इंडो पैसिफिक फर्स्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज अंडरस्टैंड कर लें कि ये जियोग्राफिकल कंसेप्ट है। ओरिजिनली ये एक जियोग्राफिकल कंसेप्ट है जिसमें इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन शामिल है। 1980s में गुरप्रीत एस खुराना वाशिंगटन पोस्ट के अंदर 1980s में गुरप्रीत एस खुराना वाज एन इंडियन राइटर, 1980s में इस रीजन को इंडो पैसिफिक के नाम से कॉइन करते हैं। हु टर्न द कॉइन? गुरप्रीत एस खुराना इन 1980s। कौन सा पेपर था जी? वाशिंगटन टाइम्स। वहां ये 1980s में ये रीजन एज अ जियोग्राफिकल कंसेप्ट इंडियन ओशन पैसिफिक ओशन की बजाय इंडो पैसिफिक ओशन कहलाया। क्लियर? ओरिजिनली देन 2007 जापान का प्राइम मिनिस्टर शिंजो एब इंडियन पार्लियामेंट से खिताब करते हुए इस टर्म को जियोपॉलिटिक्स में ले गया। ये टर्म 2007 में जियोपॉलिटिक्स की हो गई, ग्लोबल लेवल की पॉलिटिकल पॉलिसी के तौर पे समझी जाने लगी जियोपॉलिटिक्स। तो रीजन व्हिच वाज एक्चुअली अ जियोग्राफिकल कंसेप्ट in 2007 became a geopolitical concept. क्लियर हो गया जी? आगे चलते हैं। 2011 हिलरी क्लिंटन 2011 हिलरी क्लिंटन जी इस रीजन को कहती है कि ये इंडो पैसिफिक रीजन की ड्राइवर होगा इन द कमिंग ईयर्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स। और ऐसा हुआ। आज जब हम बात कर रहे हैं इस बात के कहने के ठीक 10 साल बाद, ये रीजन जियोपॉलिटिक्स का की ड्राइवर है। क्लियर हो गया? इस बीबी ने एक और बात कर दी कि ये फ्यूचर की यूएस इंटरेस्ट
एंड इन्वेस्टमेंट होगी, दैट मेक्स द रीजन a vision of US foreign policy back in 2011. और ऐसा हुआ। बराक ओबामा, अमेरिकन 44th प्रेसिडेंट, अमेरिका के 44th प्रेसिडेंट, ट्रंप वाज 45th and Joe Biden is 46th president. ओबामा 44th प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जी इस पॉलिसी का अनाउंस करते हैं यूएस विजन के तौर पे, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का विजन बराक ओबामा 2013 में इसको यूएस का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का विजन इस इंडो पैसिफिक को फॉर फ्यूचर, while stating that United States of America was always a Pacific nation. ठीक है जी। 2016 ट्रंप ने इसको फिर अब यूएस का स्ट्रेटेजिक विजन बना दिया। 2016 में टाइमलाइन लिख लेंगे, हेडिंग जो मैंने अभी गप लगाई है आप लोगों के साथ, ठीक है, टाइमलाइन बना लिया आपने। 1980s में टर्म क्या थी? जियोपॉलिटिक्स की। जियोग्राफिक। 2007 में ये जियोपॉलिटिक्स की टर्म हो गई, अब एक रीजन जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट हो गया। 2011 में हिलरी क्लिंटन कहती है कि ये जो रीजन है की ड्राइवर होगा, मतलब इतना इंपॉर्टेंट हो गया फॉर ग्लोबल पॉलिटिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स को ड्राइव करेगा। ग्लोबल पॉलिटिक्स ये रीजन डिसाइड करेगा। यहां पर एक आर्गुमेंट लिख लें जी, बाद में काम आएगा, पढ़ेंगे अभी। 2011 में ईस्ट रेलेवेंट हो गया ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए। 2011 से पहले वेस्ट रेलेवेंट था पूरी हिस्ट्री। ईस्ट जो है 2011 में रेलेवेंट हो गया, और उसके बाद हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन डिफरेंट वेज इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी के साथ नजर आया। पहले पैसिफिक नेशन की पॉलिसी के साथ, फिर फ्यूचर की इन्वेस्टमेंट करता हुआ, और रिसेंटली ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में ये यूएस का स्ट्रेटेजिक विजन बन गया। अब ये रीजन क्या है, रीजन क्या है, ठीक है जी। इंप्लीकेशंस तक पहुंचने से पहले इस रीजन को समझते हैं। ये रीजन अब अरीना बन चुका है फॉर पावर कंपटीशन, और इस एज में रियलिज्म, अगर कोई आईआर वाला बच्चा बैठा है या जिसने रखनी है इंटरनेशनल रिलेशंस या करंट अफेयर्स का बच्चा यूज कर सके ये टर्म, एक फिलॉसफी है, एक थ्योरी है रियलिज्म, जो कि रियल पॉलिटिक पे बेस्ड है। हेंस जे मॉर्गेंथियो इसके फादर कंसीडर किए जाते हैं। पेपर में सवाल वैसे भी आ जाता है 1 नंबर का। हेंस जे मॉर्गेंथियो, हेंस HANS मॉर्गेंथियो इसके फादर कंसीडर किए जाते हैं। इसके एंगल के मुताबिक, इस लेंस के मुताबिक ये अब एक अरीना बन गया है रियल पॉलिटिक का। स्टेट्स इस रीजन को पावर और इंटरेस्ट के एंगल से देखते हैं। जब ये लफ्ज यूज हो जाए आपकी रीडिंग में, रीडिंग के अंदर, राइटिंग के अंदर, तो आप ये समझ लें कि स्टेट्स का जो नेशनल इंटरेस्ट होता है वो पावर के लेंस से यूज होता है। आसान सी बात सिर्फ यही समझ लें, स्टेट्स का नेशनल इंटरेस्ट पावर के लेंस से कंसीडर किया जाता है या यूज किया जाता है। सेकेंडली, आज जब हम बात कर रहे हैं
इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी जी, सुप्रीमेसी, ग्लोबल सुप्रीमेसी एंड कंपटीशन, ग्लोबल सुप्रीमेसी एंड कंपटीशन का एरिना भी है। और ये ग्लोबल कंपटीशन किसके दरमियान है? चाइना एंड यूएस मेनली, और रीजनल कंपटीशन जो रीजनल पावर्स है। एक आसान सा फार्मूला याद कर लें। फरवा आपकी कोई छोटी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर है? आप दोनों के मन कितनी बनती है? अब दोनों में से एक का राइज होगा तो दूसरे का क्या होगा? फॉल होगा। इस नेचुरल फिनोमेना, एक का राइज होगा तो दूसरे का फॉल होगा। ठीक है, हम इसको कहते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप रियासतें, स्टेट्स प्रिजनर डायलेमा में होती है। प्रिजनर डायलेमा, रियासतों को लगता है कि एक का एक्शन असल में दूसरे के अगेंस्ट है, होता है या नहीं होता वो एक बात की बात है। प्रिजनर डायलेमा एग्जिस्ट करता है, उसकी वजह से रियासत को लगता है कि एक का एक्शन असल में अगेंस्ट है उसके लिए। ठीक हो गया जी? तो हुआ ये है कि रिसेंटली इन ग्लोबल पावर डायनामिक्स यूएस का रिलेटिव डिक्लाइन हुआ है और चाइना का राइज हुआ है। ये यूएस का रिलेटिव डिक्लाइन और चाइना का राइज इस रीजन में हेजिमोनिक इंटरेस्ट की भी वजह बन गया। तो हम तीसरी बात लिख रहे हैं ये कह के कि आज 21st सेंचुरी में जहां ये पावर कंपटीशन का अरीना है, वहां ग्लोबल सुप्रीमेसी की रेस है। इसके साथ साथ ये क्या है? चाइना का राइज और यूएस का रिलेटिव डिक्लाइन शो करता है। अब जब कंपटीशन होगा तो उसके असरात उस रीजन की 39 कंट्रीज पे भी पड़ेंगे और उनके साथ साथ मौजूद बाकी रियासतों पे भी होंगे। सेम इज द केस फॉर साउथ एशिया। ठीक हो गया जी? अब ये कंपटीशन समझ लेते हैं। है तो सही, हमने कहा कंपटीशन है, कहां कहां हो रहा है? यहां तक क्लियर बात? ऑनलाइन वाले जी, अगर आपको ये आज का टॉपिक मेरी कोशिश के बाद समझ आ गया तो आई कैन अश्योर यू कि जियोपॉलिटिकल इश्यूज बड़े आसान लगेंगे, आप चीजें समझ आना शुरू हो जाएंगी। दिस इज द बेंचमार्क और टेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड द करंट अफेयर्स एट ग्लोबल लेवल। अगर आज का टॉपिक समझ आ गया, मैं कोशिश करता हूं, ठीक है, तो फिर आपको करंट अफेयर्स आज के बाद मुश्किल नहीं लगेंगे। शर्त यह है कि समझ आना चाहिए। तो हमने 4 बातें लिखी हैं जी। एक तो अरीना है, ग्लोबल सुप्रीमेसी की रेस है, कंपटीशन है, और एक का फॉल, एक का राइज दूसरे का फॉल है। क्लियर हो गया जी? अब एरियाज देखते हैं जहां ये कंपटीशन हो रहा है। अलग पेज निकालें जी, उसकी हॉरिजेंटल डायमेंशंस पे आ जाए। मतलब अपने पेज को वर्टिकल ओरिएंटेशन की बजाय हॉरिजेंटल ओरिएंटेशन में ले आए, लाइक दिस। सेंटर में लिखें इंडो पैसिफिक, यस ऐसे सेंटर में इंडो पैसिफिक लिखें और उसको एक बॉक्स में इनक्लोज कर लें। सबसे पहले इधर लेफ्ट साइड पे लिख लें जियो इकोनॉमिक्स। इधर लिख लें जियो पॉलिटिक्स। यहां लिख लें जियो स्ट्रैटेजिक्स।
हम अब वो कंपटीशन, सुप्रीमेसी, राइज एंड फॉल की गेम समझने जा रहे हैं। तो पहले जियोपॉलिटिक्स के कंपटीशन को देखने की कोशिश करते हैं। जियोपॉलिटिकल कंपटीशन इस एक आर्गुमेंट से शो होता है कि चाइना का राइज हुआ इन लास्ट 2 decades और यूएस का डेक्लाइन हुआ। हम गप लगाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ, न्यू बीज के लिए, नए बच्चों के लिए ऐसा कैसे पता चला कि हुआ है। ठीक है, जियो इकोनॉमिक्स में देखते हैं जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपटीशन है। इस रीजन में वो कहां कहां, चाइना लेड BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। असल में यहां पर यूएस का एक प्रोजेक्ट था TPP, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। ये यूएस लेड था, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप। यूएस अपनी आइडियोलॉजी पे ये ट्रेडिंग काम कर रहा था और चाइना ने इसको काउंटर किया। वीडियो शो नहीं हो रही, ऐसा कैसे हो सकता है यार? Then we have 20 MB of net. सर शो हो रही है, कंफर्म कर दे, वीडियो शो हो रही है जी? जी सर मेरे पास हो रही है शो। खैर यार, या मुबश्शिर कंफर्म कर दे। शुएब, सब ठीक है, अपने अपने नेट ठीक करें, मेरे नेट को बदनाम ना करें। TPP, ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ये यूएस लेड था जी। चाइना ने इसको काउंटर करने के लिए BRI शुरू किया 2013 में। ठीक है, फिर चाइना ने कंसोलिडेट करने के लिए अपनी पावर को RCEP, जो कि 2007 में था, 2019 में फाइनली लीड किया। 2007 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 2011 में पहली दफा साइन हुआ था। हम इस टॉपिक को अलग भी पढ़ेंगे। ये है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक। 15 कंट्रीज हैं, पहले 16 थे, इंडिया अब नहीं है, अब चाइना लीड कर रहा है। नहीं, RCEP कभी यूएसए के पास नहीं था, वो अलग है। TPP, ट्रांस पैसिफिक। क्लियर हो गया जी? ये शो करता है कि जियो इकोनॉमिक्स में इंफ्रास्ट्रक्चर कंपटीशन है। जियो स्ट्रेटेजिक में यूएस ने क्या किया जी? सबसे पहले यहां पर क्वाड्रिलेटरल मिनिस्टेरियल डायलॉग, क्वाड्रिलेटरल मिनिस्टेरियल डायलॉग, एक 1 लाइनर लिख लें, अभी हम इसको करेंगे टॉपिक पूरा अलग। शेयर्ड विजन ऑफ यूएस, जिन भी कंट्रीज का था वो इस क्वाड ग्रुप में शामिल थे। शेयर्ड विजन ऑफ यूएस रिगार्डिंग इंडो पैसिफिक, जिसका भी इंडो पैसिफिक की पॉलिसी में कन्वर्जेंस थी वो इसमें शामिल हैं। जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडिया। तो इसलिए हमने इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी देखी ना, कि यूएस का जो विजन है उसमें जो कन्वर्ज हो रहा था इस रीजन का, वो स्क्वाड का हिस्सा है। अब फिर ऑकस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया एंड
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिसेंटली अगस्त में। ये स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, मतलब जियोग्राफी को देख के फॉरेन पॉलिसीज हैं ये क्या है? ये जियोग्राफी को देख के इंडो पैसिफिक की बड़ी पावर्स की फॉरेन पॉलिसीज हैं इन दिस रीजन, इसलिए हम इसको जियो स्ट्रेटेजी कहते हैं। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। तीसरी चीज, यूएस की तरफ से तो ये काम चल रहे हैं। असल में जियो स्ट्रेटेजिक्स में ग्लोबलाइजेशन जो 21st सेंचुरी के बिल्कुल स्टार्ट में हुई, इंडो पैसिफिक उसका प्रोडक्ट है। इंडो पैसिफिक पहले तो अलग अलग थे, इंडो और पैसिफिक। ये इंडो पैसिफिक की कन्वर्जेंस ग्लोबलाइजेशन का बाय प्रोडक्ट है। क्लियर हो गया? मतलब ट्रेड की चेंजिंग इक्वेशंस का रिजल्ट है। ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड की चेंजिंग इक्वेशंस का प्रोडक्ट है। यस, एज अ स्ट्रेटेजी is a product of globalization. Third, crucial sea routes हैं जी, दुनिया के 6 सी रूट्स हैं जो कि क्रूशल है। टोटल 6 सी रूट्स हैं ऐसे जो क्रूशल हैं, उसमें 4 यहां एग्जिस्ट करते हैं। हम अभी वो देखते हैं 4 कौन से इंपॉर्टेंट, जहां पर से मैक्सिमम एक्टिविटी हो रही होती है, या जिसकी वजह से ग्लोबल पॉलिटिक्स की सेंटर, न्यूक्लियस कह लें। ठीक है जी। हाउ दुनिया का 2/3 ऑयल यहां से गुजर रहा है, इन रूट से 4। चाइना का और जापान का 80% ऑयल यहां से गुजर रहा है, और दुनिया के 50% कंटेनर इस सी रूट से गुजर रहे हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट सी रूट्स हैं। दुनिया का 2/3 ऑयल इंपोर्ट यहां से होती है। चाइना और जापान की 80% यहां से होती है। इसको यूएस के फॉरेन पॉलिसी एनालिस्ट कहते हैं, दिस रीजन इज जियो स्ट्रेटेजिकली एनर्जी हार्टलैंड। आज तो हार्टलैंड की बात परेशान नहीं करेगी, या करेगी? मैकिंडर्स की हार्टलैंड थ्योरी नहीं पढ़ी होगी, मैंने असाइनमेंट दी थी। अब मैं ये टर्म यूज करूंगा, आप यूं गंदी आंखों से देखेंगी, सर नहीं, इग्नोर करें। जिसने देखा है मुझे समझ लग गई, मैंने उसकी तरफ इशारा किया। ठीक है, तो ये एनर्जी हार्टलैंड है जी दुनिया का। क्लियर है? ये कंपटीशन हो रहा है, इस कंपटीशन को इग्नोर किया नहीं जा सकता। ये शो करता है कि इस टाइम पे सेंटर ऑफ जियोपॉलिटिकल ग्रेविटी ऑफ जियोपॉलिटिक्स यहां है। हमने पहला लफ्ज देखा था कंपटीशन, कहां कहां हो रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्ट्रेटेजिक्स में, पॉलिटिक्स में। अब राइज देखते हैं, जो हमने चाइना का राइज देखा और हमने कहा यूएस का रिलेटिव डिक्लाइन हुआ है, तो वो राइज समझने की कोशिश करते हैं। उसी एक पेज पे कुछ जगह बची है। ओके, बस राइज ऑफ चाइना एंड डिक्लाइन ऑफ यूएस, 2 अलग अलग जगहों पे लिखते हैं। यहां पर मैं चाइना का राइज लिख रहा हूं जी, और यहां मैं यूएस का डिक्लाइन लिख रहा हूं। चाइना का राइज कौन सी चीजें शो करती हैं कि हुआ है? कब्जे सबसे हो जाए, ऐसे होगा ना, 2 बंदों में लड़ाई हो रही है, आप कैसे पता लगेगा एक जीत गया? बताएं जरा, देसी जबानों में समझें, और वही जवाब है। जो भी आप बताएं।
सही सलामत खड़ा होगा, 2-4 प्लाटों पे कब्जा हो गया होगा, कर दिया होगा, ठीक है, बंदे सुनने ज्यादा बच्चे होंगे, बाकी कुछ ज्यादा मर गए होंगे, ऐसे कोई जवाब है ना आपके पास? इधर के भी यही जवाब है, बट टर्न चेंज है। पहला जी, चाइना ने टेरिटोरियल एडवांसमेंट शो की है इस रीजन में, ऐसे ही जैसे इंडियन एडवांसमेंट शो करता है इंडिया। तो चाइना ने टेरिटोरियल एडवांसमेंट शो की है। एग्जाम्पल, यस, एग्जाम्पल इज साउथ चाइना सी। चाइना यहां पर स्ट्रिंग्स ऑफ आइलैंड बना गया है, स्ट्रिंग्स ऑफ आइलैंड्स। दूसरा, इस पूरे इंडो पैसिफिक में, पूरे इंडो स्ट्रिंग किसे कहते? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, लड़कियों को याद आ जाएगा, डायमंड का नेकलेस विद 4 डायमंड्स, 5 डायमंड्स, कितनी हैवी बात है, मिल जाए तो भाई मजा आती है ना। तो इधर भी चाइना ने स्ट्रिंग्स ऑफ पोर्ट्स बना ली हैं, मतलब ये कि म्यांमार से एक पोर्ट शुरू है, श्रीलंका दूसरी है, और गवादर तीसरी। हार बन गया डायमंड का नेकलेस। इमेजिन कर ले, इमेजिनेशन है स्ट्रॉन्ग पावर। डायमंड अपनी मर्जी का लगा लें। हेमाटोटा, ठीक है, 100 इयर्स के लिए थी। तो ये हमारा काम नहीं है अभी करना, कितने दिनों के लिए किए। हमारा काम ये है, ये समझना कि ये हीरे हैं। अच्छी अच्छी बातें करो, 100-200 साल परमानेंट आपके हैं जी, आप सबके। उसको हम छोड़ते हैं, यही सवाल जो है ये नंबर काटने की वजह होते हैं। आप पे कुछ और हो रहा है, सवाल इरेलीवेंट होगा, लिख रहा पूछा कुछ और है, हम लिखेंगे कुछ और, एंड में नंबर नहीं आना। हमारा राइज देखने का काम है कि चाइना इस पूरे रीजन में पोर्ट्स की स्ट्रिंग्स बना गया। गवादर पोर्ट, हेम्बाटूटा पोर्ट, पोर्ट इन म्यांमार, ठीक है जी। तीसरा, चाइना कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, रीजनल कनेक्टिविटी, इंटरडिपेंडेंस। एग्जांपल BRI, इंडियो पैसिफिक रीजन के साथ कॉरिडोर्स के थ्रू वो कनेक्टिविटी बना रहा है। एग्जांपल हम लिख रहे हैं जी, ये कॉरिडोर्स, ये आपको BRI पढ़ाएंगे, सीनियर्स ने बहुत पहले पढ़ा हुआ है। उम्मे कुलसूम, सैयदा किरण, I still remember the day when मैंने आपको 6 कॉरिडोर्स पढ़ाए थे, नाम बताएंगे BRI के। मैंने आपको स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी पढ़ाए थे CPEC के, याद होनी चाहिए, मेमोरी इतनी शार्प होनी चाहिए। 6 कॉरिडोर हैं CPEC, उसमें से एक है, एक है BCMI, एक और है, नहीं जी वो अमेरिका का है। 6 कॉरिडोर हैं, चलो जी बाद में देखेंगे। 6 कॉरिडोर हैं जी BRI के, ठीक है। तो रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है, और ये कनेक्टिविटी के मेजर जो पार्टनर है वो 38 कंट्रीज के हैं जो इंडो पैसिफिक के, और इस रीजन को जोड़ रहा है, वो ऑफर दे रहा है। आपकी गली है जी, एक घर है, किसी का बंद गली में घर है, जैसे मेरा घर आप लोगों ने देखा हुआ है, उन्होंने आप मोहसिन ने देखा, बंद गली में घर है जी। एक वो घर देख, कॉर्नर प्लॉट महंगा होता है थोड़ा, ये तो पता है क्यों, 2 साइड से गली लगती। मेरे घर में बंद गली है, दूसरी साइड वालों, मेरे घर में जो भी क्रीम करा के आता है वो गली नंबर 7 में जाके स्टे करता है, उसको मुझे बाहर निकलना पड़ता है रोड पे, भाई इधर आ जाओ, क्योंकि वो किसी जमाने की कोई गली होगी या बंद हो गया। अब चाइना क्या ऑफर कर रहा है इंडो पैसिफिक को, कि भाई मैं तुम्हारी इकोनॉमी को ग्लोबल बनाऊंगा, लेट मी कनेक्ट यू विद सेंट्रल यूरोप, सेंट्रल एशिया, मैं आपको उसके साथ कनेक्ट कर देता हूं, जो आपको गली दे दे, रास्ता दे दे, वो तो बॉस है कि नहीं।
सिर्फ इन कंसेप्ट को ऐसे ही समझें कि भाई आप गली का रास्ता मिल गया, आपकी प्लॉट की कीमत बढ़ गई, गैस आ जाए तो कीमत बढ़ जाती है, ठीक है, क्यों? अपॉर्चुनिटी आ गई, रिसोर्स आ गया। तो किसी के पास रिसोर्सेज हैं, किसी के पास मार्केट है, किसी के पास पीपल पॉपुलेशन है, बायर है। चाइना ऑफर कर रहा है इंडो पैसिफिक को, भाई इस कंट्रीज को मैं तुम्हें कनेक्ट करता हूं, और वो कर रहा है, शोइंग द राइज ऑफ चाइना। फोर्थ, इकोनॉमिकली इंटीग्रेट कर रहा है चाइना। एक बंदा आपको यूज ऑफ फोर्स करके इन्फ्लुएंस करे, पावर की डेफिनेशन पढ़ाई है मैंने इस क्लास में, एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। एक बंदा यूज ऑफ फोर्स करके इन्फ्लुएंस करे, एक बंदा आपको इकोनॉमिकली इंपावर करके इन्फ्लुएंस करे। बेहतर कौन सा, लॉन्ग स्टैंडिंग कौन सा? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। चाइना का राइज शो करता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से। एग्जांपल आरसीईपी। आरसीईपी के अंदर अब कुछ अगली बात लिख लें, 3 तरह के नेशंस हैं आरसीईपी में। 10 एशियान कंट्रीज, एशियान के 10 मेंबर्स हैं, ओके? क्यों लग रहा है मुझे आज मैं आपको टॉपिक अच्छा पढ़ा रहा हूं और आप क्यों लग रहा है कि समझ फिर भी नहीं आ रही? 10 एशियान कंट्रीज, ठीक है, एशियान के 10 कंट्रीज हैं, 2 पैसिफिक नेशंस हैं, दो पैसिफिक नेशंस हैं, कोरिया शामिल है उसमें, एंड 5 इंडियन ओशन से रिलेटेड नेशंस हैं। सो 3 नेशंस को डिफरेंट लैंड्स के कनेक्ट कर रहा है विद सेंट्रल एशिया एंड यूरोप वाया दीज कॉरिडोर्स। ये क्या शो करती हैं? 4 बातें। अब ये एक 20 नंबर का बच्चों एक अलग सवाल भी है ना, राइज ऑफ चाइना एंड रिलेटिव डिक्लाइन ऑफ यूएस इन इंडो पैसिफिक, फुल स्टॉप, इलैबोरेट। 4 आर्गुमेंट डिक्लाइन राइज के काफी हैं, 3-4 आगे देख लेते हैं कि भाई वो कहेगा शो करो कि चाइना का राइज हुआ है और यूएस का डिक्लाइन हुआ है इन 21st सेंचुरी इन इंडो पैसिफिक। तुसी की करना है, तुसी ये बात गल लिखनी है बस। ये 4 आर्गुमेंट इधर के, 4 आगे डिक्लाइन के देखते हैं, क्लियर है? अब यूएस का डिक्लाइन देखते हैं, बट एक चीज याद रखिएगा, ये डिक्लाइन हमेशा जब भी 2 पावर्स होंगी रिलेटिव होगा, एब्सोल्यूट नहीं होगा। एब्सोल्यूट यार वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो गई ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द सब पार्ट ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। बड़ा आर्गुमेंट इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करना। डिक्लाइन की बात समझ लगी, जब 2 पावर्स की बात हो रही होगी, एक का राइज दूसरे का डिक्लाइन होगा, सो यू विल नॉट से दैट इट इज एन एब्सोल्यूट डिक्लाइन, इट्स अ रिलेटिव डिक्लाइन। अब जी देखते हैं कैसे हुआ। यूएस जो है अपने आप को यहां का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर साबित करता रहा, अलाइज को, पार्टनर्स को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। वो ये उस दौरान चाइना वाज राइजिंग साइलेंटली, ठीक है? बी, यूनिलेटरल withdrawal from TPP। ट्रंप की प्रेसिडेंसी में यूएस टीपीपी से विड्रॉ कर गया यूनिलेटरली, शो करता है डिक्लाइन, बौखलाहट आम जबान में। यूनिलेटरल विड्रॉल फ्रॉम टीपीपी, यूएस। अच्छा जी, क्या अब यूएस, चाइना ने बनाई स्ट्रिंग्स ऑफ पोर्ट्स, यूएस बना रहा है सिक्योरिटी ऑफ पोर्ट्स।
जहां वो अपॉर्चुनिटीज, कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात कर रहा है, यूएस वहां सिक्योरिटी में मौजूद है, एयर और नेवी में। डियागो गार्शिया यूएस की नेवल बेस लाइन मौजूद है, डियागो गार्शिया इन इंडो पैसिफिक रीजन, इंडियन ओशन के अंदर डियागो गार्शिया इज अ नेवल बेस ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अब क्वाड और ऑकस के साथ व्हाट यूएस इज डूइंग, डिजायर ऑफ पावर। ह्यूमन नेचर लस्टिव होती है ना। आपको आज आईफोन एक्स मिल जाए, आपने कहना 13 प्रो मिले, ठीक है। आज आपको लड़कियों को वर्दा का सूट मिल जाए, लड़कियों ने एक स्टेप आगे चल जाए। इंसान में ह्यूमन नेचर होती ही लस्टिव है, ठीक है। तो उसकी रीजन ये है कि डिजायर ऑफ पावर हैज नो लिमिटेशन। पावर इज पावर। देख रहे हो आजकल टिकटॉक भी आई होती है, स्टेटस लगा होता है, नॉलेज इज पावर। वो लड़की आती है कहती है जी पावर इज पावर, एंड डिजायर ऑफ पावर हैज नो लिमिटेशन, ठीक है। यूएस डिजायर ऑफ पावर में डिक्लाइन हो गया। वो पावर भी तो है, वो भी तो पावर है। कौन सी? वो जो है वो कहती है मार दो इसको। क्लास से आउट हो जाए, बाहर चले जाए, ये पावर, ठीक है। पावर इज पावर, नॉलेज की कोई पावर नहीं। इसलिए आप पावर की, कौन सी पावर? इस पावर के लिए आप मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं। सर उसको कौन सी पावर है? वो वाले पावर दरबारों के बाहर बैठते हैं, मिलते हैं, ठीक है। तो वो कोई पावर नहीं होती, आइडियल यूटोपियन होती है वो पावर, ठीक है। पावर इज पावर, ओके। तो डिजायर ऑफ पावर यूएस को रिलेटिव डिक्लाइन कर। अब जी हमने कहा था 6 में से 4 क्रूशियल सी रूट्स गुजरते हैं। अब वो 4 सी रूट्स लिख लें। पहला स्ट्रेट ऑफ हुर्मस इस इंडो पैसिफिक में मौजूद है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मस, HORMUZ। दूसरा बाबल मंदब, आई होप सर मोहसिन ने आपको ये बड़ी डिटेल में कराई होंगी, हो गया ना। स्ट्रेट ऑफ हुर्मस सर हो गया ना ये। कहां कौन से कंट्री किसके साथ कनेक्टेड है? अभी पूछूं आपको कौन सी चीज को सेपरेट कर रही? बाबिल मंदब, दूसरा बाबिल मंदब, तीसरा स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, चौथा दी मोज़ेम्बिक, उसका नाम है दी मोज़ेम्बिक चैनल। तो दुनिया के 6 क्रूशियल सी रूट्स में से 4 क्रूशियल सी रूट्स यहां हैं, और इस रूट की चौकीदारी की भी कंपटीशन है। दी मोज़ेम्बिक चैनल, MOZAMBIQUE। ओके। अब ये बात शो करती है कि रिलेटिव डिक्लाइन हुआ है। क्या बड़ी पावर्स अपनी हार मानती हैं? सवाल, यस या नो? पावर्स कभी हार मानती हैं? नो, नेवर, ठीक है। रिसोर्स एक्युमुलेशन, सोवरेनिटी, सुप्रीमेसी इज द अल्टीमेट इंटरेस्ट ऑफ दी पावर्स। और रियासतों के एक्शंस अपने नेशनल इंटरेस्ट को परस्यू करने के लिए पावर को ही परस्यू कर रहे होते हैं। अब इस रिलेटिव डिक्लाइन को देखते हुए यूएस ने बाउंस बैक किया। 2017 में एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, APEC, वियतनाम के अंदर। APEC कॉन्फ्रेंस हो रही थी वियतनाम में। इस रिलेटिव डिक्लाइन को देखते हुए यूएस ने बाउंस बैक किया इन इंडो पैसिफिक, और ये बाउंस बैक इंप्लीकेशंस रखता है। अब तक तो हम नेचुरल चीजें देख रहे थे, अब ये जो बाउंस बैक हुआ है ना, इसमें जो पॉलिसीज और
एक्शंस परस्यू हो रही हैं, ये ड्रेडफुल है, ये थ्रेटनिंग है। और बाउंस बैक ऐलान कब हुआ? 2017 APEC समिट इन वियतनाम। ये वो समिट थी जिसमें ट्रंप ने अनाउंस किया फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। अगर यूं भी क्वेश्चन आए कि यूएस की पॉलिसी फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक कब अनाउंस हुई, तो 2017 APEC समिट इन वियतनाम। क्या मतलब? यूएस ने कहा, सीइंग द रिलेटिव डिक्लाइन, कि इंडो पैसिफिक किसी एक पावर को अवेलेबल नहीं होगा, चाइना को, इसलिए फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। पहले ये फ्री एंड ओपन नहीं थी, पहले तो कंपटीशन था, बट डिक्लाइन के बाद यूएस अपनी पॉलिसी लेके आता है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, दैट इंडो पैसिफिक इज नॉट अवेलेबल फॉर द सिंगल पावर। सेकेंडली, एक और रीजन भी यूएस को यहां का हमेशा पावर बनाएगी, वो क्या है जी? इस रीजन में यूएस की 1.9 ट्रिलियन डॉलर की टू वे ट्रेड होती है, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। 1.9 ट्रिलियन डॉलर की टू वे ट्रेड होती है। यूएस हिस्ट्री किस किस का है जी? रखने का इरादा आगे वैसे अब एक छोटी सी हेडिंग बना लें, इस पे ज्यादा गप नहीं लगाएंगे। अब अमेरिका क्या चाहता है? व्हाट आर द इंटरेस्ट ऑफ यूएस इन इंडो पैसिफिक, जो उसकी फॉरेन पॉलिसी में नजर आती है। या दूसरी हेडिंग बना लें, व्हाट इज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएस इन इंडो पैसिफिक रीजन। यूएस की फॉरेन पॉलिसी तो समझ आया ना, हमने पूरी दुनिया के लिए पढ़नी है। यूएस की फॉरेन पॉलिसी इसी सेशन के अंदर फॉर साउथ एशिया, फॉर एशिया, फॉर मिडल ईस्ट, फॉर यूरोप हमने करनी है। तो आज एक छोटा सा टॉपिक अलग कर लें, यूएस फॉरेन पॉलिसी फॉर इंडो पैसिफिक। पहला, यूएस कहता है फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। सेकेंडली, यूएस की पॉलिसी दूसरी है जी, इंडिपेंडेंस एंड सोवरेनिटी ऑफ ऑल नेशंस इन इंडो पैसिफिक रीजन। इंडिपेंडेंस एंड सोवरेनिटी ऑफ ऑल नेशंस इन इंडो पैसिफिक रीजन। सारी रियासतें सोवरेन हो और उनकी इंडिपेंडेंस हो, वो चाइना पे डिपेंड ना कर रही हो। मकसद उन रियासतों को चाइना की डिपेंडेंसी से निकालना है। Independence and sovereignty of all nations. आप दोनों की लड़ाई हो गई है। वैसे तो आई एम सॉरी फॉर वो ज्यादा हैवी है, ठीक है, एज्यूम करा लें एक चीज आपको, आप दोनों की लड़ाई हो गई है जी, आप दोनों की सुलह किरण ने करवाई, ठीक है, फिर लड़ाई हो गई, फिर किरण ने सुलह करवाई। किरण इज चाइना। नेक्स्ट टाइम आप दोनों की लड़ाई हो गई है, अब मुकाबला सच्चा, ठीक है। अब उम्मे कुलसूम भी अवेलेबल है एज अ मीडिएटर, बट हम किसको टेस्ट करेंगे कि सुलह कराने में कौन माहिर है? समझ आ गई ये बात? इस रीजन में पिछले 10 सालों में चाइना एज अ इन्फ्लुएंसर उभरा है कि कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है वो चाइना करेगा। और ये बात एक चौधरी, दो चौधरी होना गांव के, और एक चौधरी को एक टाइम आए बुलाया ही ना जाए पंचायत के लिए, तो चौधरी तो तपेगा या नहीं तपेगा। अब इस रीजन के दो चौधरी थे, एक था इंडिया, सॉरी चाइना, और दूसरा यूएस। अब एक चौधरी को हर पंचायत पे बुलाया जाने लगा कंफ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के लिए। ठीक हो गया जी? वो जिस तरीके से भी करता था, चपेटे चपेटे करा के, धमकियां दे के, फोर्स यूज करके, जैसे भी करता था। अब यूएस की यहां पर कोई मानदा नहीं, 2, 4, 5, 6 कंट्रीज के अलावा इंडिया, उसके अपने इंटरेस्ट हैं, जापान उसके अपने इंटरेस्ट है, बाकी 38 कंट्रीज में से 34 कंट्रीज चाइना की मानते हैं।
उस इन्फ्लुएंस से निकल रहे हैं, चौधरी की वैल्यू कम हो रही है, उसकी भाग जाती है। तो इस बात को देखते हुए यूएस ने अपनी फॉरेन पॉलिसी का दूसरा पॉइंट बताया, अब पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म होगी जी, पीसफुल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। रीजन भी समझ आ गई, एक्सप्लेनेशन या नहीं? वजह भी समझ लें। हमने एक ही दोस्त है हमारा, ऑल वेदर फ्रेंड किरण, चाइना, ठीक है, हमने उसको सपोर्ट करना है। तो यूएस की फॉरेन पॉलिसी जो है वो क्या हुई कि भाई हम अब कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का पीसफुल मेथड निकालेंगे और ये प्रमोट होना चाहिए। तीसरा फॉरेन पॉलिसी पॉइंट, थर्ड यार, पहला एक कंबाइन था ना, सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस एंड सोवरेनिटी ऑफ ऑल नेशंस, दूसरा पीसफुल एमिकेबल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, तीसरा यूएस ने, वेस्ट ने हमेशा से चाइना पे ब्लेम किया है कि चाइना की ट्रेड पॉलिसीज अनफेयर होती हैं, और यही पाकिस्तान को भी कहा, यही श्रीलंका को भी कहा, यही भूटान और बांग्लादेश को भी कहा कि चाइनीज ट्रेड पॉलिसीज आर अनफेयर, और उसके बजाय वेस्ट की जो ट्रेड पॉलिसीज हैं वो लिबरल हैं, ठीक है। तो इस बेस, इसी वो बुनियाद बना के यूएस ने अपनी तीसरी फॉरेन पॉलिसी एम रखी, फ्री एंड ओपन ट्रेड फॉर ऑल। इतनी बड़ी बात दोबारा बोला, ओके ओके, रिपीट करते हैं। यूएस ने ब्लेम लगाया चाइना की जो ट्रेड पॉलिसीज हैं वो अनफेयर हैं, इसलिए यूएस ने अपनी फॉरेन पॉलिसी अनाउंस की, और बिडेन के अंडर भी यही है, फ्री एंड ओपन ट्रेड फॉर ऑल इन इंडो पैसिफिक। इसलिए अब वो B3W के साथ भी आ रहा है, फ्री एंड ओपन ट्रेड, उसमें फेयरनेस भी होगी, ट्रांसपेरेंसी भी होगी। वेस्ट समझता है कि चाइना की जो ट्रेड पार्टनरशिप है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, वो अनफेयर है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, उसमें ओपननेस नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। तो B3W का एम भी यही है। कराएंगे आपको, या मैंने कराया है कंपैरिजन बिटवीन B3W एंड BRI, या कराएंगे, चले आपको ये टॉपिक। वो पिछले सेशन का था ऑनलाइन वालों का, चलो आप लोगों को कराएंगे फिजिकल वालों को। तो यूएस की पॉलिसी है जी फ्री एंड ओपन ट्रेड, इसकी एग्जांपल एक्सप्लेनेशन यही है, ओपननेस, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी। और चाइना पे ब्लेम है कि वो उसकी पॉलिसीज में ओपननेस नहीं है, फेयरनेस नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। चौथी फॉरेन पॉलिसी जी, इन्वेस्टमेंट एंड कनेक्टिविटी। यूएस B3W के साथ और इस जैसे प्रोजेक्ट के साथ इंडो पैसिफिक में इन्वेस्टमेंट एंड कनेक्टिविटी। कौन लोग हैं यार जो ऐसे लेक्चर में, हमारा उस्ताद ऐसा लेक्चर दे रहा हो, हम तो कहें उस्ताद जी बोलते रहो। ऑनलाइन वाले जो है ना, चलो फिर रिकॉर्डिंग ही मांगेंगे शाम को, हम जिस दिन ना दें हम जालिम, कुछ हम कह दें उस्ताद जालिम हो जाता है। मतलब फिजिकल, मतलब कहने का मतलब है कि अवाम, हम ऐसे लेक्चरों में डॉक्टर साहब क्लास लेते थे तो हम 4 घंटे ठहरे रहते थे, रिकॉर्डिंग भी करते थे मोबाइल से, ठहरे रहते थे, और हम हिलते नहीं थे कि उस्ताद जी ये बात तो समझाएं, आज समझा रहे हैं। खैर चलो, अल्लाह आप लोगों को भी आसानियां पैदा करे, और इसका मतलब ये है कि मैं सही नहीं समझा रहा है ना, नीड टू चेंज माई पैटर्न। एवं लेक्चर तैयार करते हैं, मैसेज आ जाए आपके लिए। अच्छा चलें, नेक्स्ट पॉलिसी इज जी इन्वेस्टमेंट एंड कनेक्टिविटी। यूएस अनाउंस्ड कि भाई अब हम ये नहीं करेंगे, इससे डिक्लाइन हुआ है, राइज उससे हुआ है, तो हम भी इन्वेस्टमेंट एंड कनेक्टिविटी करेंगे, ठीक है। फिफ्थ फॉरेन पॉलिसी एस्पिरेशन, यूएस कहता है जी कि भाई ऑब्जर्वेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ हो, सी के लॉज को फॉलो किया जाए, इंटरनेशनल लॉ को ऑब्जर्व किया जाए, और साथ में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन हो, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन।
जो खुद लॉ ब्रेक करता है वो खुद बात करता है। अब ये फॉरेन पॉलिसी एस्पिरेशंस थी जी यूएस की, इनको पूरा करने के लिए आपने एक एम रखा है, यू वांट टू डू CSS। कितना अच्छा एम है ना। तो कौन सा शेर है ये? आसान नहीं, एक आग का दरिया है, क्या किया शेर क्या है? ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, बस पहुंच जाएगा, उस टाइम तक बुजुर्ग हो जाएंगे आप हमारे में। जानते हैं वो कौन जाते हैं जो तो आपने आप इस आग के दरिया को पार करने का सोचा है तो डूबना तो है। तो इसका मतलब एक फॉरेन पॉलिसी एम रखा है जी, यू वांट टू डू CSS, यू वांट टू बिकम सिविल सर्वेंट, यू वांट टू बिकम द PSP ऑफिसर, पास DMG, नीली बत्ती की गाड़ी चाहिए, 4-5 मुलाजिम चाहिए और शशका चाहिए। उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ऐसे ही। तो जो भी फॉरेन पॉलिसी एम होती है, उस फॉरेन पॉलिसी एम को परस्यू करने के लिए रियासतें कुछ स्टेप्स लेती है। अब दूसरा मुश्किल उस स्टेप्स में है जो साउथ एशिया के लिए इंप्लीकेशंस खड़ी करे। अब इंट्रोडक्शन लिखने का बारी आ गई है। सवाल आ जाए कि साउथ एशिया इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी एंड दी, सवाल आ जाए व्हाट आर द इंप्लीकेशंस ऑफ फॉर साउथ एशिया ड्यू टू द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी ऑफ US। इंट्रो कैसे लिखेंगे? ठीक है, आफ्टर द रिलेटिव डिक्लाइन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका in 2017, US announced the bounce back policy in Indo-Pacific. With its foreign policy aspirants, it pursues certain, मुल्क के साथ हमेशा it लिखते हैं, शी ना लिखा करें, ठीक है, it pursued certain policy actions which are following। अब वो following 4-6 बातें लिखते हैं। US ने क्या किया जी? मल्टीलेटरल एंगेजमेंट्स करना शुरू की ना, एक्शंस टू अचीव द फॉरेन पॉलिसी एम्स। पहले पढ़ी थी हमने फॉरेन पॉलिसी एम्स, अब US उन एम्स को पूरा करने के लिए एक्शन क्या कर रहा है? पहला, मल्टीलेटरल एंगेजमेंट्स, क्वाड्रिलेटरल ग्रुप, AUKUS, ABCDEFG, ठीक है। दूसरा, बाइलेटरल पार्टनरशिप इंडिया के साथ, बैका, अभी यही नाम लिख लें, परेशान नहीं होना अभी इस पे, ये हम एक एक टॉपिक करेंगे, 42 लेक्चर्स हैं इस सीरीज के, तो सब कुछ होगा। बैका, बेसिक एक्सचेंज स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट है US का इंडिया के साथ। उससे पहले COMCASA, COMCASA, तो बाइलेटरल पार्टनरशिप जी, ये दूसरा तरीकाकार है। तीसरा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, क्वाड में शामिल है इकोनॉमिक पॉलिसीज। फोर्थ, एनर्जी, इवन न्यूक्लियर एनर्जी, AUKUS वन एस्पेक्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट, एग्जाम्पल B3W, जहां गवर्नेंस, ह्यूमन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल फोकस की जाएगी। सेवंथ, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, एग्जाम्पल क्वाड, AUKUS, इसमें सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी हैं फॉर US इंटरेस्ट एंड फॉर US allies who are serving the interest of US। ये बात मैं लिख रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, security arrangements for the US interest and the interest of those allies who are serving the interest of US। Clear? Security arrangements for US interest and for those allies who are serving the interest of US. And eighth, watch dogs such as India। इंडिया की बात आ गई, क्लियर हो गया। अब एक हेडिंग बनाए जी,
अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट ऑफ साउथ एशिया, इसको तो समझ लें। भाई ये देखते हैं, अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट ऑफ साउथ एशिया। साउथ एशिया का स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट ऑलरेडी एसिमेट्रिकल है। इस बात को यूं समझ लें, पहले लिख लें, स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट ऑफ साउथ एशिया इज एसिमेट्रिकल। कंसेप्ट समझ लें जी, एक छोटा सा, पाकिस्तान अफेयर्स में काम आएगा, आपके करंट अफेयर में काम आएगा, और आपका दिल करेगा ऐसा ऐसे लिखने का मेरी तरह, तो उधर भी काम आएगा। इक्वल अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो फॉर द राइज, उसको कहते हैं सिमेट्रिक एनवायरनमेंट। सिमेट्री है जी, ठीक है। यूं समझ लें हम बात कर रहे हैं एम्पावरमेंट की बिटवीन मेल एंड फीमेल, तो वो सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है? एसिमेट्रिक। अपॉर्चुनिटीज फॉर द मेल आर फार ग्रेटर और बेटर एज कंपेयर टू अपॉर्चुनिटीज फॉर फीमेल्स। साउथ एशिया के अंदर भी ऐसी ही सिचुएशन है। इंडिया की राइज, इंडिया की डिजायर ऑफ पावर और इंडिया की स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट्स विद द बिग पावर्स, इस एनवायरनमेंट को, साउथ एशिया के एनवायरनमेंट को ऑलरेडी एसिमेट्रिक बनाते हैं। हम बड़ी पावर हैं, न्यूक्लियर स्टेट है, इंडिया भी न्यूक्लियर स्टेट है, लेकिन उसके साथ साथ इंडिया की नेवी ब्लू नेवी बनने जा रही है। इंडिया के पास सबमरीन्स हैं, इंडिया के पास राफेल हैं, हमारे पास अपना देसी बनाया हुआ JF-17 थंडर है, इंडिया के पास S-400 है। S-400 रशिया के साथ डील हुई थी, डील तो है ना पार्ट, ठीक है। प्लस इंडिया के हेजिमोनिक इंटरेस्ट साउथ एशिया की सिचुएशन को ऑलरेडी एसिमेट्रिक बनाते हैं। इसके साथ साथ इंडिया के साउथ एशिया के कंट्रीज में 6 कंट्रीज के साथ बैलेंस है, जियोग्राफिकल इम्बैलेंस। इंडिया रीजन की, साउथ एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, साउथ एशिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इंडिया साउथ एशिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन पावर है, विद मोर देन 1 बिलियन पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये चीजें इंडिया को या साउथ एशिया की सिचुएशन को एसिमेट्रिक बनाती है। ये अलग सवाल आता है जी करंट अफेयर में, एक डील व्हाट यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के साउथ एशिया के स्ट्रेटेजिक कल्चर पे क्या इंपैक्ट होंगे, ये अलग सवाल है। अब स्ट्रेटेजिक कल्चर पहले बताते हैं आप एग्जामिनर को, भाई साउथ एशिया का स्ट्रेटेजिक कल्चर ऑलरेडी एसिमेट्रिक है। ये ABCD बातें हैं जो साबित करती हैं कि साउथ एशिया का स्ट्रेटेजिक कल्चर एसिमेट्रिक है, ठीक है। किरण जो है वो राहुल के पास है, गई उधर ही। अब किरण रिसोर्स है, वो वाली नहीं जालमो, वो DDLG वाली किरण की बात हो रही है, ठीक है। अब किरण रिसोर्स है, वो राहुल के पास है। अब वो राहुल जो है वो पावर भी एक्यूमुलेट करना चाहता है, राज के पास है, सॉरी किरण राज के पास, राज था नाम, ठीक है। किरण राज के पास है और राज जो है वो पावर, राज इंडिया ऑलरेडी एसिमेट्रिक है। इस एसिमेट्रिक में अगर और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी तो एसिमेट्रिकनेस बढ़ेगी, ठीक हो गया जी। तो इंडिया की क्या डिजायर्स हैं, इसको भी आप छोटी हेडिंग बना लें, इंडिया के डिजायर्स। इंडिया का एक प्लान चल रहा है, मेक इन इंडिया 2030, मेक इन इंडिया। इंडिया अपनी नेवी को ब्लू नेवी बनाने जा रहा है 2030 तक, और उस सारी नेवल कैपेबिलिटीज को मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट में लेके जा रहा है। इंडिया अपनी पॉलिसी लुक ईस्ट पॉलिसी को अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना चुका है। इंडिया की पॉलिसी थी लुक ईस्ट पॉलिसी, ये मैंने पिछले लेक्चर में कराई है। अब उसको वो एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना चुका है।
इंडिया रीजनल और ग्लोबल पावर्स के साथ सिक्योरिटी रिलेशंस बढ़ा रहा है, उसकी डिजायर भी है कि ज्यादा बढ़ाई जाए। रीजनल और ग्लोबल पावर्स के साथ सिक्योरिटी रिलेशंस भी बना रहा है। इंडिया इंडो पैसिफिक की इस ग्रेट कंपटीशन में प्रोएक्टिवली एंगेज्ड है। इंडिया इज प्रोएक्टिवली एंगेज्ड इन दिस ग्रेट पावर कंपटीशन, प्रोएक्टिवली। और इंडिया यूएस का स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है, क्वाड का भी हिस्सा है। इंडिया एशियान में भी इन्फ्लुएंस रखता है। एशियान कंट्रीज 2018 का समिट भी इंडिया ने होस्ट किया है, एशियान का 18 कमेमोरेटिव ऑफ एशियान डिक्लेरेशन, दिल्ली ने होस्ट किया। अब स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस फॉर साउथ एशिया की हेडिंग बनाए, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। इम्प्लीकेशंस फॉर साउथ एशिया, ऊपर हेडिंग बनाए, दरमियान में लाइन लगा, एक साइड पे पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस, दूसरी साइड पे नेगेटिव इम्प्लीकेशंस देखेंगे। हमारे कोई सुनता नहीं था, सुनते थे या दुनिया में हम अहम थे? नहीं, हम तो लैंड थे, कॉलोनी बना लिए गए। कॉलोनी जरूरत के वक्त कॉलोनी बना लिए गए 1947 1857 के बाद। जरूरत के वक्त जरूरत पड़ी तो आ जाओ भाई, लड़ लो। ये है हमारी वैल्यू, हमारी नहीं, रीजन की। अब इसकी वजह से, इस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी की वजह से साउथ एशिया स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो गया। साउथ एशिया इज स्ट्रेटेजिकली एन इंपॉर्टेंट रीजन फॉर ग्लोबल पॉलिटिक्स। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंडो पैसिफिक है तो न्यूक्लियस साउथ एशिया। क्यों? इस रीजन में, साउथ इंडो पैसिफिक रीजन में अगर 3 न्यूक्लियर स्टेट्स हैं तो 2 साउथ एशिया में है, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, 2 साउथ एशिया में है। ठीक है, लोकेशन, जियोग्राफी ऑफ द साउथ एशिया इसको स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बना रही है। साउथ एशिया का इन्फ्लुएंस ग्लोबल इकोनॉमिक्स, ग्लोबल पॉलिटिक्स और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक्स में अहम हो गया। पॉइंट वाइज लिखवा रहा हूं यार। साउथ एशिया की जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ गई ड्यू टू इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी। दूसरा हमने लिखाया है जी कि साउथ एशिया का इन्फ्लुएंस ग्लोबल पॉलिटिक्स, ग्लोबल इकोनॉमिक्स में हो गया ऐड। साउथ एशिया का इन्फ्लुएंस ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड ग्लोबल इकोनॉमिक्स में अहम हो गया। समझ लग रही है? ग्लोबल पॉलिटिक्स में आपकी कोई बात नहीं सुनता था, अब सुनी जाएगी, क्योंकि आप में पार्टनर्स हैं, इंडिया यूएस का, पाकिस्तान चाइना का। क्लियर? स्ट्रेटेजिकली भी और ग्लोबल पॉलिटिक्स में आपका इन्फ्लुएंस बढ़ जाएगा रीजन का। एक और चीज समझते हैं जी, पता है आपको, एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लें। चलो आसान सी जुबान में समझाता हूं ताकि ये डिफिकल्ट कंसेप्ट समझ आ जाए। इस क्लास में आराम बैठे हुए करो, कॉन्फिडेंस से हाथ खड़ा करो। आप हैं रही हैं? अच्छा, हमें लगा रही हैं आप। सैयद कौन है जी आप? जी, अच्छा, राई कोई नहीं है। राजपूत, चलो मैं, ठीक है। और चौहान, चौधरी, मुगल, बाकी बची केरी कौम है। आप कौन सी कास्ट है जी आपकी? सब कास्ट है ये तो। जट। आप कक्के सही। आगे आगे कौन है?
पठान, आप बलोच, आप जाट, कौन से हैं? संधू, ओके, आप कुरैशी, ओके। सैयद जहां पर भी होगा एक दूसरे को पहचान लेंगे, ऐसे ही है, शक्लों से पहचान लेंगे सैयद है। तराई अपनी हरकतों से पहचाना जाएगा। है कोई, ठीक है। जट भी अपनी, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, जट किसी ना किसी चवल की वजह से पहचाना जाएगा, मार देगा। राजपूत एमी शोखा होकर पहचाना जाएगा कि भाई शोखा है, होगा कोई नहीं बहादुर शादुर, ठीक है। बलोच भी कोई ना कोई ऐसी हरकत कर देगा, बलोच की दिखाएगा। ये हर की ना इंटेंट होती है, ठीक हो गया। और ये इंटेंट इनकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हुआ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सैयद के बारे में मशहूर है जी, हमें तो यही पता है सैयदों का रिश्ता सैयदों के बाहर नहीं होगा, ठीक है। अराइयों का रिश्ता भी अराइयों के बाहर नहीं होगा, चौधरियों का रिश्ता भी चौधरियों के बाहर नहीं होगा, राजपूतों का भी राजपूतों के बाहर नहीं होगा। दे आर स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड। कास्ट सिस्टम, और कास्ट सिस्टम बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, इनकी बड़ी रूट्स होती है। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मेव है तो मुझे उधर की हिस्ट्री पता है, मेवाती से। मुझे पाकिस्तान का मैप बाद में आता है, मेरी कौम का पहले आता है, यहाँ से शुरू हुआ है कनेक्शन, ठीक है। हमारे तो अपने अखबार हैं, हमारे तो अपने महल्ले हैं, बड़े बड़े शहर हैं, तो हम इस तरीके से कनेक्टेड हैं। सैयद भी ऐसे कनेक्टेड होते हैं, अराई भी ऐसे कनेक्टेड हैं। दुनिया के जो रीजन्स हैं ना, वो भी ऐसे कनेक्टेड हैं। दुनिया के 7 रीजन है। आप वेस्ट को यूरोप क्यों कहते हैं? कनेक्शन यूरोपियन कंट्रीज का। एशिया कहलाता है। अमेरिकन वाला कभी नहीं कहेंगे मुझे यूरोपियन कहो, ठीक है। एशियन कंट्रीज आर एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज आर अफ्रीकन कंट्रीज। they feel proud, they take proud, they feel pride in their this connectivity, affiliation. But unfortunately साउथ एशिया दुनिया का वाहिद रीजन है जो पूरली कनेक्टेड है। यस, बात समझ लग रही? जो एग्जांपल मुझे देनी पड़ गई ऐसी कि ये नेचुरल कंटेंट है, हम सारे जुड़े होते हैं जी अपनी बैक के साथ। रीजन्स भी ऐसे होते हैं। अनफॉर्चुनेटली साउथ एशिया दुनिया का पूरली इंटरकनेक्टेड रीजन है। एग्जाम्पल, सबसे कम ट्रेड आपस में, सबसे कम ट्रेड, सबसे ज्यादा खतरनाक मसले, बात ही नहीं करनी, फुपियां हैं यहां पर, ठीक है। अजीब ही हरकतें हैं इनकी। सो पॉइंट इज दे आर most poorly economically integrated, most poorly managed, inadequate intra-regional trade, not sufficient trade, intra-regional है ही नहीं, ना होने के बराबर है as compared to the volume of the other continent trades. Intra-regional trade is inadequate. ये सारे फीचर साउथ एशिया के हैं। इंडो पैसिफिक के पास, इंडो पैसिफिक की वजह से मौका मिला है साउथ एशिया को कि ये सारी चीजें बेहतर कर सके, क्योंकि इंडो पैसिफिक में कनेक्टिविटी है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है, टेरिटोरियल एडवांसमेंट है, इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। BRI, CPEC, चाहबार, एक दूसरे को जोड़ने के एंगल्स मौजूद हैं। सो जो फीचर्स हैं ड्यू टू पॉलिटिकल स्किर्मिशेस, टेरिटोरियल कन्फ्लिक्ट्स, ABCD रोले, वो खत्म होने के चांसेस हैं इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी की वजह से। ये दूसरी अच्छी इंप्लीकेशन है, पहले हम बताते हैं ऐसे, ठीक है, एग्जामिनर को कि भाई साउथ एशिया पोरली इकोनॉमिकली इंटीग्रेटेड रीजन, साउथ एशिया की इनएडुकेट इंट्रा रीजनल ट्रेड है, यहां पॉलिटिकल इश्यूज हावी हो जाते हैं, लेकिन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी की वजह से एक नेचुरल अपॉर्चुनिटी मिल रही है इन सारी चीजों को खत्म करने की। कैसे?
चाइना इज द टॉप एक्सपोर्टर ऑफ रीजन। इस रीजन का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स चाइना के पास हैं। अब नेगेटिव इंप्लीकेशंस पे आते हैं। साउथ एशिया को नेगेटिव इन्फ्लुएंस क्या करेगा इंडो पैसिफिक? सबसे पहला, सिक्योरिटी के इम्बैलेंस को डीपन करेगा। हमने कहा ऑलरेडी इम्बैलेंस है, ठीक है, एसिमेट्रिक है, उसको फर्दर डीपन करेगा। एग्जांपल, इस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में एक मिलिट्री एक्सरसाइजेस हुई थी जो अब भी होती हैं, जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइजेस। यस, मालाबार एक्सरसाइजेस 2007 से मुसलसल हो रही हैं। इस मालाबार एक्सरसाइजेस में सिक्योरिटी इम्बैलेंस डीपन होता जाएगा और हो रहा है। देखा, ये प्रॉब्लमेटिक है। स्ट्रेटेजिक और पावर बैलेंस, स्ट्रेटेजिक एंड पावर बैलेंस चेंज होगा यूएस की इंडिया के साथ पार्टनरशिप की वजह से। इंडो पैसिफिक से पहले भी साउथ एशिया में पावर स्ट्रगल है। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी की वजह से पावर स्ट्रगल बढ़ जाएगी, जो कि ऑलरेडी एसिमेट्रिक है, वो और बढ़ जाएगी। रीजनल कोऑपरेशन जो इनएडुकेट थी, हम बात ही नहीं कर रहे, सार्क फंक्शनल नहीं है, हमारी आपस में ट्रेड नहीं हो रही इंडिया पाकिस्तान की। अब हम दो अलग पार्टनर्स के अलाइज हैं। इंडिया इज इन द बकेट ऑफ यूएस, पाकिस्तान इज द अलाई ऑफ चाइना। इसका असर क्या होगा? रिस्ट्रिक्टेड रीजनल कनेक्टिविटी या कोऑपरेशन ये हो सकती है। बैलेंस ऑफ पावर डिस्टर्ब होगा। अगला, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंक्रीज इन इंडियन एग्रेशन। आर्गुमेंट यहां से ले लेंगे, सीनियर बच्चे जिनको समझ आ रही है अच्छी वाली, वो वाले बच्चे सीनियर जिन्होंने एक एक अटेम्प्ट दी हुई है, उनको शायद ये बात जल्दी समझ आ रही। 1947 से 2019 तक इंडिया ने कश्मीर पे ऐसी एग्रेशन पहले क्यों नहीं शो की थी? कभी सवाल ढूंढने की कोशिश की? 2019 में इंडिया ने एक यूनिलेटरल एक्ट किया, कश्मीर के स्टेटस को चेंज कर दिया, आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370 को रिवोकेट कर दिया। ओके ना? पहले क्यों नहीं की थी? क्योंकि पहले उसकी बैग पे ग्लोबल पावर की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नहीं थी। अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मिली है, हमें एग्रेशन नजर आएगी, और ये इंडस वाटर ट्रीटी में भी हो सकती है नजर आए, ये किसी और जगहों पे भी नजर आए। तो इंक्रीज इन इंडियन एग्रेशन, और हमने इसको एक दो दफा देख भी लिया है। अब इन सब सूरतों में, ये इम्प्लीकेशंस में पाकिस्तान क्या करे? सर्जिकल स्ट्राइक का भी तो था, मैं बैक किया पिछले पहले दोनों ने किया। तो हम ये कह रहे हैं ना, इंक्रीज इन इंडियन एग्रेशन वो बढ़ेगी और हमें और भी एक्सपेक्ट करना पड़ेगा। तो इस सूरत में हम क्या करें? पाकिस्तान खुद से एक्शन नहीं करवाने, पुलिस सवाल इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है। पाकिस्तान कोशिश करे कि सी पैक को वेस्ट की पार्टनरशिप, सी पैक में वेस्ट की FDI ले आए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। पाकिस्तान सबसे पहले कोशिश करे कि सी पैक में वेस्ट की FDI ले आए। FDI पाकिस्तान क्या करे? सी पैक के अंदर वेस्ट की, यूरोप की FDI ले आए और इंटीग्रेट कराने की कोशिश करे। कर सकते हैं पाकिस्तान? या बिल्ली के ख्वाब में चिड़िया आना, ऐसा कुछ लग रहा है? कर सकता है जी।
पास्ट में हमारे पास सक्सेस स्टोरी है। 1970s में पाकिस्तान 1971 में 8 जुलाई मेरी सालगिरह के 1 दिन बाद, नहीं 4 दिन बाद, सॉरी, ठीक है, बर्थडे की 4 दिन बाद 8 जुलाई 1971 पाकिस्तान पिंडी से प्लेन उड़ा था। यूएस और चाइना की रेप्रोचमेंट सुलह करवाई थी पाकिस्तान ने हिस्टोरिकली, दे हैड नो डिप्लोमेटिक रिलेशंस। 1971 में पाकिस्तान ने कराया था। सो वी हैव सक्सेस स्टोरीज, वी कैन डू इट, वी कैन होप इट। कॉन्फिडेंस होप के लिए जरूरी है, होप सक्सेस के लिए जरूरी है। यस, हेनरी किसिंजर इन हिज बुक वर्ल्ड ऑर्डर एंड डिप्लोमेसी एडमिटेड इट। और पाकिस्तान ने ही रेप्रोचमेंट कराई थी बिटवीन यूएस एंड चाइना। सो वी कैन डू दिस अगेन, ठीक है। हमारे लिए कोई फॉरेन पॉलिसी के फायदे हैं? अगला सवाल, सवाल से सवाल निकलेगा या ब्रेक लगाएं आज? चल रहा है सर। इस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी की वजह से पाकिस्तान के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज हैं, वो लिख लें। बस आखिरी बात है, कंप्लीट कर। पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटीज हैं। हम इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनेंगे, अभी तक नहीं है, अब बनने जा रहे हैं। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनेंगे। जब हम इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी का हिस्सा बनेंगे, हमने किस ब्लॉक को देखना है? इस ब्लॉक में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज हैं या सिक्योरिटी अपॉर्चुनिटीज हैं? तो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को न्यू कोल्ड वार में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। दूसरी अपॉर्चुनिटी, पहला आईपी का हिस्सा बनेंगे और उसकी वजह से हमें क्या मिल रही है? इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज। रशिया हमारा सस्टेनेबल पार्टनर बन सकता है और बनने जा रहा है, क्योंकि रशिया चाइना की अलाइनमेंट अगेंस्ट यूएस। दुश्मन का दोस्त आपका, दुश्मन का दोस्त आपका दुश्मन होता है, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। यूएस और चाइना आपस में अलाइज हैं, और चाइना एंड रशिया आपस में अलाइज हैं, और रशिया चाइना का फो है यूएस। रिजल्टेंटली हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है रशिया के साथ, तो रशिया के साथ हमारे सस्टेनेबल रिलेशंस बन सकते हैं। थर्ड हो गया। फोर्थ, बाइलेटरल रिलेशंस का वेब जो है उसका हम हिस्सा बन सकते हैं। एग्जाम्पल आरसीईपी, और ये हमारे इकोनॉमिक वॉर्स का सॉल्यूशन हो सकता है। हम वेब ऑफ रीजनल बाइलेटरल रिलेशंस एंड कनेक्टिविटी का हिस्सा बन सकते हैं। इकोनॉमिक हो गया सब कुछ, उधर वाला हमारा दोस्त सिक्योरिटी खेल रहा है, ऐसे ही है ना। हमारी नेवल कैपेबिलिटीज भी बढ़ सकती हैं। वी हैव द अपॉर्चुनिटी नाउ, क्योंकि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में नेवल कैपेबिलिटीज भी बढ़ सकती हैं। चैलेंज क्या है जी पाकिस्तान के? इंडिया और यूएस की वजह से हम अभी तक एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में हैं। पहला चैलेंज है हमारी पॉजिटिव इमेज को ग्लोबली प्रोजेक्ट करना। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी में हम यूएस का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारे लिए सबसे बड़े चैलेंज अभी ये जो हम पे आए हुए हैं ना एफएटीएफ वाले, वो इसी वजह से हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की हम ग्रे लिस्ट में हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज अपनी इमेज को बेहतर करना है। दूसरा बड़ा चैलेंज, इंडिया की एक फेज आ रही है जी, इंडिया की एक फेज गुजर रही है। इंडिया का जमाना चल रहा है, हमारा दौर आएगा ऐसे, ठीक है। इंडिया का एक जमाना चल रहा है, उस जमाने को कहते हैं मिलिटराइजेशन ऑफ इंडिया। इंडिया मिलिटराइज कर रहा है, और ये हमारे लिए चैलेंज है कि उसको मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस के अंदर कैसे मेंटेन रखना है। बात समझ लग रही? इंडिया की मिलिटराइजेशन की फेज चल रही है, फेज ऑफ मिलिटराइजेशन, मिलिट्री मैनूवरिंग, अपग्रेडेशन, डेवलपमेंट। उसको मेंटेन करना, उसको उसी के अंदर रह के अपनी डेटरेंस को, क्रेडिबल डेटरेंस को मेंटेन रखना चैलेंज है।
इंडिया 2 ओशन पावर बनता जा रहा है, हम 1 ओशन पावर हैं, ये चैलेंज होगा। कन्फ्लिक्ट जोन्स बढ़ जाएंगे, हम अभी अपने कन्फ्लिक्ट से नहीं निकल रहे। क्लियर हो गया? इंडिया 2 ओशन पावर बनने जा रहा है, इंडो भी पैसिफिक भी। इंडिया इज नाउ इंडो पैसिफिक, पार्ट ऑफ इंडो पैसिफिक। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज न्यू कन्फ्लिक्ट जोन्स हो सकते हैं जो इसकी वजह से आ रहे हैं। यूएस के साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन करना चैलेंज होगा, यूएस के साथ अपने रिलेशंस को मेंटेन करना चैलेंज होगा। रीजन पोलराइज हो रहा है, रीजन में पोल्स बन रहे हैं, यूएस चाइना। इस पोलराइजेशन के अंदर न्यूट्रल रहना चैलेंज होगा। पहले यूएस के साथ रिलेशन मेंटेन करना चैलेंज होगा, फिर रीजन पोलराइज हो रहा है, इस पोलराइजेशन में अपना न्यूट्रल इमेज रखना। यूएस और चाइना के ब्लॉक का हिस्सा हमारे लिए दोनों अहम है जी, हम यूएस को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, इतनी बड़े नहीं हुए हम। इंडिया के पास न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, दूसरी आने वाली है, एक ऑपरेशनल है, दूसरी ऑपरेशनल होने वाली है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेटेजिक एसेट्स का डिफेंस करना चैलेंज होगा। पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उसका डिफेंस चैलेंज होगा। कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी ऑलरेडी टेंस्ड बायलैटरल रिलेशंस में। Increase in the complications of already tensed bilateral relations. Increase in complications in already tensed bilateral relations. और आपको पता है सबसे बड़ा चैलेंज क्या है हमारा? लास्ट कंक्लूड करने से पहले बड़ा चैलेंज हमारी फॉरेन पॉलिसी की अनविलिंगनेस टू रिकॉग्नाइज दीज एज चैलेंज। ये सबसे बड़ा चैलेंज है, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे कि ये चैलेंज है। अनविलिंगनेस टू एक्सेप्ट दीज चैलेंजेस इज द बिगेस्ट चैलेंज। इन चैलेंजेस को रिकॉग्नाइज करना एज अ चैलेंज एक बड़ा चैलेंज है जी। क्लियर हो गया जी? ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था, बहुत अच्छा मजा आया। ठीक है, एक फैक्ट शीट लिख लें जी, फैक्ट शीट छोटा सा ऐड कर लें, 3 बातें बस। फैक्ट शीट 1 पेपर वाले और करंट अफेयर वाले बच्चे वैसे ही, ठीक है। कुछ अच्छे बच्चे सिर्फ फैक्ट शीट पे खेलते हैं, सिर्फ फैक्ट्स आते होते हैं उनको, आर्गुमेंट करना, एनालिसिस। हाँ, बुक बहुत लगी है, मैंने भी सुबह से नाश्ता नहीं किया हुआ, तो नाश्ता किया हमने, सुबह से सिर्फ नाश्ता किया और एक कप चाय पी हुई है। ठीक है, इधर बंदा ऑफर करा लेता है, शर्म नहीं सर खानी है, नहीं खानी। अच्छा, चाइना की ट्रेड देख लें जी रीजन में, फैक्ट शीट नोट कर लो सालमो। चाइना की ट्रेड इन रीजन, इस इंडो पैसिफिक में चाइना की ट्रेड कितनी है, इस आपको ये पता चलेगा चाइना कितना बड़ा पावर, कितनी बड़ी पावर है। ऑस्ट्रेलिया के साथ $252 बिलियन, $52 बिलियन। न्यूजीलैंड के साथ $33 बिलियन, $3 बिलियन। साउथ कोरिया के साथ $284 बिलियन, साउथ कोरिया के साथ $284 बिलियन। यूएस के साथ, जिसके साथ पंगा चल रहा है, $737 बिलियन, $737 बिलियन। जापान के साथ $353 बिलियन। एशियान के साथ, एशियान के साथ, मैं फिर लिखवा लूंगा, रिपीट कर लेता हूं, कहां तक मिस हुआ? मिस नहीं हुआ? सेकंड ऑस्ट्रेलिया के साथ 252, न्यूजीलैंड के साथ 33, साउथ कोरिया के साथ 284, यूएस के साथ 737, जापान के साथ 353, एशियान के साथ $600 बिलियन।
यहाँ से एनालिसिस क्या निकलना है जी, 600 बिलियन डॉलर। वो जो क्वाड वाले हैं जो पंगा करी जा रहे हैं, चाइना ने उनके साथ ट्रेड ब्लॉक कर दी, तो इंडिया के साथ 100 बिलियन डॉलर, इंडिया तो मैंने बताई ना, एशियान 600 बिलियन डॉलर। इंडिया के साथ आई डोंट नो, मुझे नहीं मिली। 100 बिलियन डॉलर है, ओके, भट्ट साहब ने बताया 100 बिलियन डॉलर इंडिया के साथ। तो वो उनका जो था ना, आपस में लड़ाई चल रही थी, तो कह रहे थे भाई लड़ाई करने के बावजूद हाँ 100 बिलियन डॉलर है, ठीक है, 100 बिलियन डॉलर इंडिया के साथ। तो जो क्वाड वाले हैं उनके साथ तो 1.5 ट्रिलियन डॉलर से ऊपर की ट्रेड है। इंडिया, चाइना इतनी बड़ी पावर है, चाइना का राइज शो करता है इकोनॉमिक। अपना ख्याल रखिएगा। हाँ जी, लेक्चर खत्म। चाइना के इकोनॉमिक